गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। हम लोगों ने इसके पहले देखा कृषि के बदलते स्वरूप के बारे में, जिसमें गुप्त साम्राज्य में कृषि का स्वरूप कैसा था, क्या क्या फसलें उगाई जाती थी, फसलों को किस तरह से खेती किया जाता था या किस तरह से उगाया जाता था, वो सब चीज़ें हमने देखी। साथ ही हमने देखी कि गुप्त काल में भूमि को बेचने के लिए यानी विक्रय करने के क्या क्या नियम थे, जिसमें अदायिक था, गुप्त निधि थी और अग्रहार था। आज हम लोग देखते हैं गुप्त काल में भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण। भूमि दान यानी जमीन को दान में दे देना, किसी को गिफ्ट कर देना, किसी को हमेशा के लिए दे देना कि आप भैया आप इसके स्वामी हैं। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के सातवाहन अभिलेख में मिलता है। इसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान में देने की चर्चा है। सातवाहनों में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। तो उस समय एक गांव दान देने के का अभिलेखीय पुरालेखीय या अभिलेखीय प्रमाण चर्चा में है, उसका प्रमाण मिलता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक गुहा लेख की द्वितीय पंक्ति में गोवर्धन ग्राम की भूमि का दान का उल्लेख मिलता है। यानी सबसे पहले लिखित प्रमाण जो है भूमि दान का, वो सातवाहन वंश के द्वारा मिलता है अश्वमेध के यज्ञ के दौरान। और उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का गुफा लेख या गुहा लेख, नासिक गुहा लेख बताता है कि गोवर्धन ग्राम की भूमि को दान में दिया गया था। यह दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया था। इस दान की भूमि में राज्य की सेना का प्रवेश वर्जित था। यानी राज्य का कोई भी अधिकारी यहाँ के जीवन क्रम में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता था। यानी कि जिस भूमि को दान में दिया जाता था, वहाँ का स्वामित्व जिसको दान में मिली थी उसका हो जाता था। वहाँ राजा का भी प्रवेश वर्जित हो जाता था, राजा की सेनाओं का प्रवेश वर्जित हो जाता था। मतलब उस जगह का मालिक या राजा वही होता था जिसको वो भूमि दान में मिली है। 5वीं शताब्दी में ऐसे भूमि अनुदानों की प्रवृत्ति बढ़ी और इन भूमि अनुदानों के द्वारा यानी कि गुप्त काल आते आते ये प्रवृत्ति, भूमि दान देने की जो प्रवृत्ति थी या परंपरा थी, ये बहुत तेज़ी से विकसित हुई, बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो इसमें भूमि की आंतरिक सुरक्षा एवं प्रशासन का दायित्व दान पाने वाले का होता था। ये पहला नियम हो गया कि भूमि की जो आंतरिक सुरक्षा होता थी, यानी उस जमीन के के अंदर का टुकड़ा का जो भी सुरक्षा होगा, अगर कोई गांव मान लीजिए दान में मिला है तो उस गांव के सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी भूमि मालिक की होगी। दूसरा, प्रशासन का दायित्व भी भूमि मालिक का होगा। यानी कि जिसको दान मिला है उसको प्रशासनिक जिम्मेवारी यानी चोरी डकैती से लेकर जो काम एक प्रशासन करता है, वो सारा काम उस भूमि मालिक के जिम्मेदारी के अंतर्गत आएगा। राजस्व के समस्त साधन भी दान पाने वाले के नाम हस्तांतरित हो जाते थे। यानी जैसे राजा कर लेता है तो वो सब जितनी कर की प्रक्रियाएं थी या जो भी कर था, वो सब राजा के बदले में अब वो जो जिसको दान मिला है उसको वो सभी कर उनको प्राप्त होंगे। इसके बाद डॉक्टर रामशरण शर्मा बताते हैं कि गुप्त काल में मध्य भारत में के बड़े बड़े सामंत राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दान स्वरूप बसे बसाए गांव देने के लगभग आधा दर्जन उदाहरण मिलते हैं। इन अनुदानों में सामंत राजाओं ने संबंधित गांवों के निवासियों को, जिनमें किसान कारीगर दोनों शामिल है, निर्देश दिया है कि वे ग्रहिताओं को कर भी दें और उनके आदेशों का पालन भी करें। यानी गुप्त काल में मध्य भारत में बड़े बड़े सामंत लोग ब्राह्मणों को गांव बड़े दान स्वरूप, उपहार स्वरूप बसे बसाए गांव, यानी जो गांव पहले से बसा हुआ वैसा वैसे गांव देने का कई उदाहरण मिलता है। और इसमें साथ में ये भी कहा गया है, उस दान देने के साथ में ये भी कहा गया है कि आपको जिस व्यक्ति का ये गांव हमने दान में दिया है, पूरी जनता उस दान पाने वाले व्यक्ति की बात को माने, उनके आदेश का पालन करे और उन्हीं को कर दे। जो राजाओं को या सामंतों को जो कर दिया जाता है, वो कर उस दान पाने वाले ब्राह्मण या जो जिसे भी मिला है उसे आप कर दें और उनके आदेशों का पालन करें। ज़्यादातर भूमियाँ जो दान में दी गई है वो आदिवासी क्षेत्र, वन्य क्षेत्र, लाल मिट्टी और बंजर इलाकों में ही दी जाती रही हैं, जहाँ से लगान के रूप में राजा को या सामंतों को बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता था। प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख भी भूमि अनुदान का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी।
इसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया गया था। रुद्रसेन की मृत्यु के उपरांत प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्र नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षिका के रूप में शासन किया और प्रभावती गुप्त का यह भूमि अनुदान अभिलेख 5वीं सदी ईस्वी का है। और जो ये प्रभावती गुप्त का भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने भी भूमि दान के प्रक्रिया को किया था। तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री भी थी और उनके पति रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात वो अपने पुत्र नाबालिग जो था, जो शासन करने योग्य उस समय नहीं था, उस आयु के कारण नहीं था, योग्यता हो सकती होगी परंतु आयु के कारण वो योग्य नहीं माना गया, तो उसके संरक्षिका के रूप में उसकी माता प्रभावती गुप्त ने शासन किया था। और उस समय उनके प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, जो कि इस प्रकार है। युवराज दिवाकर सेन की माता श्री प्रभावती गुप्त दंडगुण ग्राम के कुटुंबिनों, ब्राह्मणों एवं अन्य वासियों को आदेश देती है कि आपको ज्ञात हो कि यह ग्राम आपके पुण्य प्राप्ति के लिए कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवत पादिकाओं पर निवेदन करके भगवत भक्त आचार्य चनाल स्वामी को जल अर्पण के साथ दान दिया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। यानी प्रभावती गुप्त ने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को चनाल स्वामी नामक ब्राह्मण को ये भूमि दान में दी, दंडगुण ग्राम को दान में दी और साथ में ये आदेश देती है कि आप लोगों को इन्हीं के आदेश का पालन करना है। ये मैं इसे दान दे रही हूँ और ये अब आपके जो मालिक हैं या राजा हैं वो चनाल स्वामी हैं, आपको इनके आदेशों का पालन करना है। इस गांव में सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को घोड़ों के लिए घास, आसन के लिए जानवर की खाल और भोजन पकाने के लिए कोयला आदि देने के उत्तरदायित्व से भी यह गांव मुक्त होगा। यानी ये पूरी तरह से राजा के साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए भी ये राजाओं के जो कर लेने की प्रक्रिया या जो सेवाओं जो राजाओं को की जाती थी कि कोई शासकीय अधिकारी आया तो उसको भोजन पकाने के लिए कि कोयला, जानवर की खाल, आसन के लिए, इन सब चीज़ों से ये मुक्त हो जाएगा। इन्हें इस तरह का कुछ नहीं करना है। इस गांव को खनिज देने, फूल और दूध देने से भी छूट रहेगी। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और छोटे बड़े सभी करों सहित किया गया है। जो इस आदेश का पालन करने में बाधा उत्पन्न करेगा या कराएगा उसे ब्राह्मण ग्रंथों के विधानानुसार दंडित किया जाएगा। यानी ये दान मिला था एक ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण ही उस जमीन का मालिक है। राजा के तरफ से पूरी तरह से छूट दे दिया गया कि उसमें जो भी कर लगेंगे, जो भी लेगा वो ब्राह्मण को ही मिलेगा। उसके अलावा वो राजा का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, राजकीय अधिकारियों का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। फूल दूध वगैरह देना की भी उस ग्राम को जरूरत नहीं है। जो देना है आप उस ब्राह्मण को दीजिए। अगर इस आदेश का कोई पालन नहीं करता है या बाधा उत्पन्न करता है तो राजा के कानून के अनुसार दंड नहीं मिलेगा, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार दंड मिलेगा। जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो दंड की प्रक्रिया है उसके अनुसार आपको दंड मिलेगा। ये स्पष्ट रूप से प्रभावती गुप्त ने अपने ताम्रपत्र अभिलेख में लिखा था, जो कि पूना में मिला। यह आदेश 13वें शासन वर्ष में चक्रदास द्वारा खोदा गया। यह आदेश 13वें शासन वर्ष में प्रभावती गुप्त के चक्रदास द्वारा इस आदेश को खोदा गया था। कुछ विद्वानों में मतभेद होता है कि भूमि दान क्यों दिया जाता है। इस प्रश्न को लेकर कई इतिहासकारों में मतभेद है। भूमि दान क्यों दिया जाता है, इसको लेकर हमेशा मतभेद रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कृषि के विस्तार एवं नए क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजा भूमि को दान देता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा चूंकि दुर्बल होते जा रहे थे, अतः भूमि दान के माध्यम से वो अपने समर्थक जुटाने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि सामंती व्यवस्था शुरू हो गई थी तो सामंत भी अपने आप को राजा से कम नहीं समझते थे। तो ऐसी कई स्थितियां होती थी। विद्रोह के कई लक्षण होने लगे थे, कई जगह विद्रोह भी होने लगे थे। तो राजा को ये लगने लगेगा था कि वो दुर्बल हो रहा है, इसलिए भूमि दान करके वो अपने आप को, अपने समर्थक जुटाकर अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है। कुछ का यह मानना है कि राजा भूमि दान द्वारा अपनी शक्ति एवं श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करता है। यानी कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि राजा जो भूमि दान करता था उसके द्वारा अपनी शक्ति और श्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास करता था, ताकि उसे लोगों को लगे, उसकी जनता को लगे कि राजा उसके शक्तिशाली, और दूसरे राज्य का राजा को भी लगे कि ये राजा बहुत शक्तिशाली, इससे हमें
संधि करके रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, इससे लड़ना नहीं है। खैर कारण जो भी हो, हम चूँकि भूमिदान के अभिलेखों से उस समय की तत्युगीन कृषि व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, समाज एवं संस्कृति के बारे में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए सबसे महत्व की चीज़ें हैं। तो आज हम लोगों ने देखा गुप्त काल में भूमिदान के अभिलेखीय प्रमाण के संबंध में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।